गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बातचीत करना चाहेंगे कि हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लास्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यानी कि हमारे जो 10th क्लास के जो चैप्टर चल रहा है फोर्थ, उसमें 4.4 हमारी एक्सरसाइज है, वो लास्ट है। और उस एक्सरसाइज में हम आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स है उनके डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूंगा सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं उसका आपको रिव्यू बताना चाहूंगा क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं उन रूट्स के अंदर अलग अलग नेचर्स होते हैं। यानी हो सकता है रूट्स हमारे पास रियल वैल्यूज के रूप में हो सकता है रूट्स इक्वल हो, और हो सकता है हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी नंबर के रूप में मिले। तो मैं एक बार बताना चाहूंगा, देखिए अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a का जो मान होता है वो 0 नहीं होता है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हमें नेचर की बात करनी हो, नेचर देखिए रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। देयर आर 3 केसेस अराइज हेयर। फर्स्ट केस इज दैट इफ, अब अगर आपको नेचर निकालना है रूट्स का, तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी होती है, यानी डी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास डी होता है वो b² माइनस 4ac होता है। अगर b² माइनस 4ac हमारे पास लेस देन 0 हो, b² माइनस 4ac हमारे पास d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। और लास्ट में यह भी केस बन सकता है कि b² माइनस 4ac हमारे पास इक्वल टू 0 हो। ये 3 पार्ट हमारे पास बनते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स अबाउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा हियर, फर्स्ट पार्ट इज दैट d इज b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे रूट्स के बारे में, यहाँ क्या लिखना चाहूंगा कि जो हमारे रूट्स होंगे वो यहाँ पे इमेजिनरी होंगे और रियल नहीं होंगे। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। लेस देन 0 का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, d का मान नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे रूट्स होते हैं वो नॉट रियल हो जाते हैं। नॉट रियल कहेंगे या रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं हम। सेकंड कंडीशन हमारी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, यानी d की वैल्यू पॉजिटिव है। और d की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इट मींस यहाँ पे हमारे रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे। ये आपके नेचर्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो हमारे पॉजिटिव है, और मैं रूट्स के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। थर्ड पोजीशन हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। यहाँ पे d का मान 0 के इक्वल रहेगा, और यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट रहेंगे, इक्वल रूट्स। यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पे हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी है जहां पर हम रूट को नहीं बता सकते कि वो एक्चुअल में क्या है, क्या डिफाइन आंसर है उसका। जैसे कि यहाँ पे ये 2 कंडीशन आपके पास है, सेकंड और थर्ड में d का मान पॉजिटिव होता है और थर्ड में d का मान इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों पोजीशंस में हम रूट्स को एग्जिस्ट कर पाते हैं। जो पहली कंडीशन है यहाँ पे रूट आपका एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास आता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले आपको डिटेल से अच्छी तरह बता चुके हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला के फॉर्मेट में बनता है। पैराबोला हमारे पास 4 टाइप के होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे क्लास 11th में, और थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में। और ये ध्यान रखिए, एक छोटे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये आपका, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसमें ग्राफ कैसा बनता है आपका। एक ग्राफ यहाँ पे बनेगा, वो एक आपका यहाँ पे इस तरह से बनता है, बताना चाहूंगा मैं। पैराबोला की टाइप होती है ग्राफ में,
ऐसे बनेगा। जैसे आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। ये पैराबोला की टाइप होगी, कर्व बनेगा, एक कर्व, ये एक कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व होगा। या फिर इस तरह का बनेगा आपका ग्राफ, या फिर आपका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है या ऐसे बन सकता है। इस तरह के आपके पास 4 शेप होती है। ये आपका अपवर्ड, ये राइट पैराबोला, ये लेफ्ट पैराबोला और ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। 4 टाइप्स बनती है, किसी भी टाइप में से कोई भी टाइप बन सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, यहाँ पे ग्राफ में कर्व बनेगा। कर्व का मतलब एक घुमावदार लाइन बनेगी, यहाँ पे घुमावदार वक्र होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का हमें नेचर निकालना ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, पहले हमें उसका नेचर निकालना है और नेचर निकालने के बाद हमें उसके रूट्स डिफाइन करने हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये देखिए 3x², क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, और +4 = 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन का हम यहाँ पे रूट डिफाइन करेंगे। पहले इसका नेचर बताएंगे, उसके बाद हमें रूट्स डिफाइन करने हैं। पहले हम यहाँ पे नेचर डिफाइन करते हैं कि क्या नेचर होगा यहाँ पे। तो नेचर निकालने के लिए हम यहाँ d की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब d की वैल्यू निकालते हैं तो d = होता है b² - 4ac। यानी हमें b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो b, a और c क्या होते हैं? देखिए, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, a होता है वो x² का, और c आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इन तीनों को हम देखते हुए कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे। तो a = आपके पास क्या बन जाएगा? a = आपके पास क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे, व्हाट इज a? a = कोफिशिएंट ऑफ x² that is 3, b = कोफिशिएंट ऑफ x that is 4√3 and c = 4। ये आपके पास आ जाएगा, a, b और c का मान आ जाएगा, a, b और c की वैल्यू आएगी। अब देखिए हम d का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो d = होता है हमारे पास, व्हाट इज d? d = होता है b² - 4ac। तो देखिए d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? b² - 4ac, यानी b² करेंगे तो 4√3 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। b² हो गया -4 × a का मान 3 आ जाएगा और c का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास कंपेयरिंग करने के बाद आया है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 4 का स्क्वायर करता हूं तो मैं 16, और √3 का स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 × 3, 4 तो 16 और 3 48, मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 4 तो 16 और 16 की 3 से गुणा करेंगे तो 48। अब ये भी 16 3 जा 48, तो 48 - 48 कितना हो गया? 0 हो गया। 0 आ गया, इसका मतलब d का मान, कौन सी कंडीशन हमारी हुई? यदि d का मान 0 है तो हमारी तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, यानी d = 0। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी। तो थर्ड कंडीशन में मैंने पहले बताया था, फिर से बताता हूं, यदि आपके पास d का मान 0 आता है तो वहां पे रूट्स होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं, रूट्स आर एग्जिस्ट रियल एंड इक्वल। रूट्स हम यहां लिखना चाहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे जो रूट्स है वो रियल होंगे, इक्वल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट जब रूट कर रहे हैं तो यहां पर हम मेथड अप्लाई करेंगे। 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बताना चाहूंगा आपको क्वाड्रेटिक मेथड के बारे में। उसका हम डेरिवेशन बता चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स 3 द्रोणाचार्य रूल भी बोला जाता है, उसी के द्वारा
डिराइव किया गया है ये फॉर्मूला हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जैसे हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे ये नेचर ऑफ रूट्स है, ये डिपेंड है इसी के ऊपर। जब d की वैल्यू यहाँ नेगेटिव फॉर्मेट में होती है, जब d की वैल्यू यहाँ नेगेटिव फॉर्मेट में होती है तो यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म बनेगी, और नेगेटिव फॉर्म बनती है तो वो आयोटा में चली जाती है। आयोटा, आयोटा एक यहाँ पे आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन आई को बोला जाता है आयोटा। और आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास, जो आई की वैल्यू होती है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आई मीन्स आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है आयोटा की वैल्यू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी पहली कंडीशन है वो नॉट रियल तभी बनती है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑफ रूट बनेगा। नेगेटिव ऑफ रूट बनेगा क्योंकि डी का मान क्या होगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 नेगेटिव ऑफ रूट, नेगेटिव ऑफ रूट के अंदर फिर आयोटा की फॉर्म बनेगी, और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो -4 का रूट हम नहीं निकाल सकते, 4 का रूट निकाल सकते हैं, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का रूट नहीं निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखेंगे और ये आ जाएगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा का आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन ये डिफाइन नहीं है, दिस इज नॉट एग्जिस्टेंसेबल, ये एग्जिस्टेंस नहीं होगा इसका, इसलिए हम यहाँ पे इसमें नॉट रियल लिखते हैं। नॉट रियल मीन्स होता है इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी वैल्यू कहलाई गई है। तो हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, नेचर क्या बना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल हैं। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, इट मींस अल्फा और बीटा का मान आपके पास आ जाएगा। और क्या आएगा देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस बी, माइनस बी का मतलब देखिए माइनस, और b का मतलब b की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, अपॉन में 2 इंटू में a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 6 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6 है। अब यहाँ +0 लेके भी सोल्व कर सकते हो और -0 लेके भी सोल्व कर सकते हो। जब हम +0 लेके सोल्व करें तो भी वही रिजल्ट निकलेगा, और -0 लेके सोल्व करें तो भी वही रिजल्ट निकलेगा हमारा। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है हमें यहाँ पे, माइनस का 4√3, देखिए क्या निकलेगा आपके पास रिजल्ट, -4√3 डिवाइड बाई 6, तो यहां से आपके पास 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आया है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, यानी 2 बार अगर गुणा करूंगा ना √3 की तो वो 3 ही हो जाता है, तो √3 से √3 आपका कैंसिल, क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ, -2 अपॉन में √3 बच गया। तो एक तो आपके पास रिजल्ट आ गया -2 अपॉन में √3 आ गया। दूसरा रिजल्ट निकालेंगे हम, सेकंड रिजल्ट निकालेंगे हम, वो -0 लेके करेंगे, तो -0 लेके करेंगे तो वो भी वही आएगा, क्योंकि +0 और -0 में कोई ज्यादा डिफरेंस है, कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, डिफरेंस होता ही नहीं है, नथिंग होते हैं ये। तो यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी यही आएगी, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 सॉल्यूशन बनेंगे। x की वैल्यूज क्या क्या बनेंगी, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास बन जाएंगे -2 अपॉन में √3, सेकंड वैल्यू भी यही आएगी -2 अपॉन में √3, तो ये आपके पास x की वैल्यू जो हो जाएंगी, इन्हीं को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे, रूट्स ऑफ कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं इसको यहाँ पे जीरोज का नाम भी दे सकता हूँ, अल्फा बीटा का भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे अल्फा और बीटा भी हमारे रूट्स जीरोज ही होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
के। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपकी पहली इस एक्सरसाइज की टाइप थी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सोल्व आउट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन वहां पे और करवाना चाहूंगा आपको उस टाइप का, ठीक है। या फिर इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको नेचर ऑफ रूट्स पे करवा देता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा और वो इसी नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्या आता है। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमें दिया गया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कि ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों के दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों के दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। टू रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों रूट्स यहाँ पे अगर इक्वल होते हैं तो हमें यहाँ पे के का मान फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये चैप्टर आगे आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। आगे आपके नेक्स्ट क्लासेस यानी 11th 12th में भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी आपको ये यूजफुल रहेगा वहां पे आपके लिए। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जब इक्वल रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इक्वल रूट्स का मतलब आपकी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पे किया गया है, कौन सी कंडीशन हुई है। इक्वल रूट्स का मतलब होता है यदि आपके पास d का मान बराबर 0 आता है तो यहाँ पर आपके पास इक्वल रूट्स होते हैं। यहाँ आपके पास जो कंडीशन होगी वो इक्वल रूट्स की बनती है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, d का मान जब 0 के इक्वल होता है तो आपके इक्वल रूट्स होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें थोड़ा सा इनवर्सली चलना होगा, यानी कि हमें पहले दे दिया कि रूट्स इक्वल है तो आपको k का मान निकालना है। अगर आपके रूट्स इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हम यहाँ लिखना चाहेंगे इफ इट इज गिवन दैट, अगर हमें ये दिया हुआ है इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, कि हमारे पास जो रूट्स है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि d का जो मान होगा वो 0 होगा। ये हमें जरूर लिखना है। रूट्स अगर इक्वल है तो d का मान 0। अब d की वैल्यू आपको 0 रखनी है। d की वैल्यू निकालने का मतलब आपको क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है हमें। तो b, a और c देखिए क्या होता है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का और c होता है कांस्टेंट। तो पहले आप abc का मान निकालें। अब abc की वैल्यू निकालेंगे कहां से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए पहले आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब के एक्स के एक्स के साथ गुणा कर दो, के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स की -2 के साथ करेगा -2 के एक्स हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन इसकी, 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। a, b और c की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर k, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2k और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। क्योंकि a होता है वो x का कोफिशिएंट, b होता है वो x का होता है, तो इट मींस आपके पास x का कोफिशिएंट k है तो a की वैल्यू k, -2 के है वो x का कोफिशिएंट है तो b की वैल्यू -2 के और c की वैल्यू 6। अब वैल्यू पुट कर दे, b स्क्वायर करेंगे तो -2 के का स्क्वायर, -2 के का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो -2 के का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर और माइनस का 24k इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से आप 4k कॉमन ले सकते हो,
टेकिंग कॉमन 4k। अब 4k कॉमन लेंगे तो यहां पे हमने 4k कॉमन ले लिया और पीछे क्या बच गया, देखो 4 आपका बाहर आ गया, k स्क्वायर था तो एक पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर आपके पास बच जाएगी k की। माइनस का अब 24 है तो 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 6, ये 4 तो बाहर आ गया और 6 बच गया आपका 6 और के बाहर आ चुका तो केवल 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो आपके पास 4k 0 होगा, हम लिख सकते हैं आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से तो k की वैल्यू कितनी होगी 0/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास 0 और 6 होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं 0 लेता हूं, 0 लूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपकी नथिंग हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी कि जब अगर मैं 0 लूंगा यहाँ पे तो ये आपका 0 बन जाएगा, केवल 6 बचेगा और 6 इज इक्वल टू 0 होता है वो ट्रू नहीं होता है। इसका मतलब आपको ये रिजल्ट है, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये रिजल्ट होगा आपका, ये गलत होगा, ये सही होगा k का मान, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ पे ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें बिल्कुल बेझिझक के और इस नेचर ऑफ रूट्स से सॉल्व हमें करने हैं और इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम बेस्ड टाइप है। प्यारे विद्यार्थियों, इन बातों पे जरूर अमल करना, आपके जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं ये सारे। अब मैं आगे चलता हूं, लास्ट टाइप इस चैप्टर की जो टाइप ये है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में मैं पहले आपको बहुत से क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, जैसे मैंने पीछे एक ट्रेन के बारे में क्वेश्चन करवाए थे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। ट्रेन के अलावा बोट का नहीं करवाया, इसके अलावा मैंने वाटर टैप का करवाया आपको, एक प्लॉट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और बोट के कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, मैं वो थर्ड चैप्टर में आपको बताऊंगा, जो फोर्थ और थर्ड दोनों में वहां पे क्वेश्चन है वो मर्ज करके बताऊंगा। बोट के ऊपर भी एक दो टाइप बनेंगे आपकी, शिप वाली टाइप जो, ठीक है, वो थर्ड चैप्टर में भी आएंगे आपके पास। और इसके अलावा आज हम जो करने जा रहे हैं वो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन पे ही है, वो भी एक क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है देखिए। हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मेरा ये है कि इज इट पॉसिबल दैट टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसको डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब हमें उसके चारों तरफ, कोई पार्क के चारों तरफ यानी कि बाउंड्री बनानी होगी या फिर फेंसिंग करने के लिए तार लगाने होंगे, कोई ना कोई अलग से डिजाइन होगा या फिर पार्टिकुलर। तो कोई रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका मेरे को डिजाइन करना है और फिर लिखा है उसका पैरामीटर है वो 80 मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। एक पार्क है उसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप वो है 80 मीटर, ठीक है। और एरिया है वो हमें दिया हुआ है, एंड हैविंग द एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर यानी परिमाप 80 मीटर है, उसका एरिया है वो 400 मीटर है और हमें फिर उस पे डिजाइन करना है। तो बताना है इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमें लेंथ और इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। अगर ये पॉसिबल हो तो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। यानी कि ऐसा कोई पार्क बने जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर हो। पहले तो हमें ये देखना होगा और उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां पर हम अज्यूम करके चलेंगे कि लेंथ उसकी हम मान लेते हैं x, ब्रेड्थ y मान लेते हैं। लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेड्थ y मान लेते हैं। तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं
और यहां हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हमने अज्यूम कर ली है। अब पेरीमीटर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का। इसका फॉर्मूला हमें पता भी होना चाहिए, छोटी क्लासेज में आया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल कह सकते हैं, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर आपका होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। तो यहां पे हमारे पास पेरीमीटर गिवन में कितना है? 80 मीटर। तो इस पेरीमीटर जगह पे मैं 80 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी होगी? x और ब्रेड्थ होगी y। तो 2 इंटू एक्स प्लस में y। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इस 2 को मैं इधर ले आता हूं तो डिवाइड में आ जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 पे। 40 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस में y। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लूंगा। x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी? 40 आ गई, यानी 40 आ गई। अब इसके बाद में मैं सेकंड कंडीशन में चलता हूं कि मेरे को दिया है एरिया बराबर 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्षेत्रफल एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास इस तरह का ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ये x लंबाई है, ये x इसकी ब्रेड्थ है और y इसकी लंबाई है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूंगा तो एरिया क्या होता है? यहाँ पे लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी x इंटू में क्या हो जाएगा? y आ जाएगा। तो मैं यह लिख सकता हूं कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इट मीन्स लेंथ कितनी होगी मेरे पास? x और ब्रेड्थ हो जाएगी y, यानी कि मैं यहाँ पे लेंथ को x लेके चला हूं तो ये मेरी x होगी और ये ब्रेड्थ को y लेके चला हूं तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे एरिया में दिया हुआ है 400। अब देखिए ये आपके पास 400 इक्वल टू में x गुणा में y आ गया। ये इक्वेशन सेकंड अज्यूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे y और x की मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे x और y का एडिशन है। तो क्यों ना मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूं और y का मान निकाल के यहाँ पुट कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी होगी यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी एक ही वेरिएबल में बनानी होगी, तो एक ही वेरिएबल को हमें रखना होगा। तो यहां से मैं y का मान निकालूंगा तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 40 माइनस एक्स। अब मैं x को इधर ले आता हूं तो y का मान आ गया। अब y का मान मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा, यहां से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं फिर x की। तो देखिए मैं यहां बताना चाहूंगा, अब नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट 400 इक्वल्स टू x गुना में y एंड y इज दैट 40 माइनस x, 40 माइनस x। अब सोल्व करते हैं तो 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीनों टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा पॉजिटिव, माइनस का 40x और प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां देखिए ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो उसका हम मेथड जान चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे 3 तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो आज मैंने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है उसी को मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई करना चाहूंगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आपका होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 जरूर होगा अगर और कोई नंबर मल्टीपल में ना हो तो। b का मतलब x का कोफिशिएंट -40 एंड c इज इक्वल टू 400, ये बच गया। अब a b c की वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्फा और बीटा
आपके जीरोज आ जाएंगे। तो फॉर्मूला है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब डी क्या होता है, व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर करेंगे हम, यानी बी का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसी के 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा, गुणा करने पे प्लस, 4 तो 16 और 2 जीरो, यानी 1600 आपके पास आ गया। माइनस में 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान है आपके पास 400, ये आपके पास आ जाएगी डी की वैल्यू। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर किया ये आया माइनस 4 गुणा में ए का मान 1 गुणा में सी का मान ये, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा 40 प्लस माइनस, अब देखिए यहां गुणा कर दो, 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 और फिर 2 जीरो आगे, तो वही आ जाएगा 1600, ये भी 1600, इट मींस ये कैंसिल, यानी जीरो हो गया, ये तो नथिंग होता है जीरो, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इसका मतलब आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो 20 आई है। दोनों वैल्यूज यहाँ पे समान होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब जीरो लिखा था तो प्लस जीरो लेके सोल्व करेंगे तो भी BC आएगा, माइनस जीरो लेके सोल्व करेंगे तो भी BC आएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों कितनी आएंगी, 20 आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो लंबाई है ये भी 20 मीटर और चौड़ाई है ये भी कितनी है, 20 मीटर, और दोनों की दोनों लेंथ है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कहीं पे कोई लेंथ नेगेटिव की आ जाए या रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म बन जाए, जैसे यहां पर अगर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म जैसे आ जाता आपके पास -5, मैं आपको एग्जांपल करके समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां आ जाए -5 तो यहां पे आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है वो एग्जिस्ट नहीं होंगी, ये बात दिमाग में रखें। ऐसा भी हमें मिलेगा 1-2 क्वेश्चंस में कि हमारे पास लेंथ या ब्रेड्थ या तो नेगेटिव में मिले तो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा ये कंडीशन मिल जाए हमें रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू, तो वो भी डिफाइन नहीं होती है, वो भी हमारे लिए सेटिस्फाइएबल नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी, और वहां पे लेंथ और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ हम नहीं निकाल सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो गया है। हम आगे अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। मैं आपको पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे, या फिर कुछ एक विद्यार्थियों से डिस्कस भी कर लेते हैं वो कौन सा चैप्टर के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी कुछ एक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मेरे को थर्ड चैप्टर भी करवाना पड़ जाए। तो ठीक है, थैंक्स, ओके।